हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऑनलाइन क्लास के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एस्टेरॉइड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स एंड मीटियोर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो एस्टेरॉइड्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाया है हमारे सोलर सिस्टम का। तो हमारा सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे के किसी सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो उसके सबसे नज़दीक का प्लेनेट हमारा मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है और ये जुपिटर। तो मैं केवल इंडिकेट कर रहा हूँ अर्थ और मार्स। तो आप देख रहे हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी कुछ ऐसे मैंने टुकड़े लगे स्ट्रक्चर बनाए। एक्चुअल में ये बहुत सारे पत्थर के टुकड़े, और जब ये पत्थर के टुकड़े हैं तो जिस तरह से ये एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से ये एस्टेरॉइड्स भी हमारे सूरज का चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं पत्थर के टुकड़ों को, जो पत्थर के भी हो सकते हैं, मेटल्स के भी हो सकते हैं, तो इन्हीं पत्थरों और मेटल्स के इस टुकड़े को, इस पूरे बेल्ट को नाम दिया गया एस्टेरॉइड बेल्ट्स, और इन्हीं एक पत्थर को नाम दिया गया है एस्टेरॉइड्स। तो वही बात लिखी हुई है कि दे आर स्मॉल इरेगुलर शेप्ड एंड हेवनली बॉडीज ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। अब बच्चों, ये मेटल्स कुछ भी हो सकता है, that revolve around the sun in a gap between the orbits of Mars and Jupiter, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, चलिए तो समझ में आ गया कि एस्टेरॉइड्स वो पत्थर और चट्टान के मेटल के टुकड़े हो सकते हैं जो जुपिटर और मार्स के बीच में और सूरज का चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर ये पत्थर के टुकड़े आए कहाँ से? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके पहले साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दी है। थ्योरी ये दी है कि उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा था कि इन दोनों प्लैनेट की, चूंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये गैप बहुत, मैंने थोड़ा सा नज़दीक बना दिया है, थोड़ा सा जुपिटर आप इधर फोकस कर लीजिए, और कह रहे उनके बीच में जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके बीच में भी एक प्लैनेट भर के ऑर्बिट्स के लिए एक जगह थी, ठीक। तो जब वो प्लैनेट इन मार्स और जुपिटर के बीच में आता था, तो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड उनको अट्रैक्ट करती थी, जिसमें से जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ ज़्यादा ही होता था। तो दो प्लैनेट्स के बीच में इस प्लैनेट को आ जाने की वजह से इस प्लैनेट की क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये जो चट्टानों और पत्थरों के टुकड़े देख रहे हैं, दरअसल में ये उन्हीं प्लैनेट से क्या थे, अवशेष थे, जो कभी मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते थे। तो ये बन गए एस्टेरॉइड्स। और इन्हीं एस्टेरॉइड्स में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। इन्हीं एस्टेरॉइड्स बेल्ट में एक खास एस्टेरॉइड्स है, और वो एस्टेरॉइड आपके मून के डायमीटर का लगभग बराबर है। और वो पूरा का पूरा वो एस्टेरॉइड्स किसका बना मालूम है? प्लेटिनम और गोल्ड का बना है। जी हाँ बच्चों, वो प्लेटिनम और गोल्ड का बना है। यानी इस बात का पता 1991 या 92 में पता चला, जब हब्बल टेलीस्कोप से इन एस्टेरॉइड बेल्ट की निगरानी की गई, तो देखा गया कि इन प्लैनेट से कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम मिल रहे थे, हमारे अर्थ पर मिल रहे थे, जो ठीक वही स्पेक्ट्रम थे जो गोल्ड का और प्लेटिनम का निकल के आता है। तो इस बात की कंफर्म हो गई। तो 2021 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उस एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स पर एक रोबोट भेजने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर हम 2018 में एक रोबोट को उस पर भेजेंगे, तो हमारा रोबोट उस पर खुदाई करेगा, और खुदाई करके वहाँ से प्लेटिनम, मेटल्स और गोल्ड जैसे चीज़ों को, काफ़ी कॉस्टली मेटल को वहाँ से यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये बच्चों, ये कब पॉसिबल होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसको कहते हैं एस्टेरॉइड्स, माने दोज रॉक्स एंड इरेगुलर शेप मेटल्स शेप विच आर फाउंड इन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो इन्हीं में से एक वर्ड आता है मीटियोर्स। व्हाट इज मीटियोर्स? तो मीटियोर से पहले आप जान लीजिए कॉमेट्स क्या होता है। कॉमेट्स होते हैं ये ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं कि जो वो भी सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्बिट्स होता है
वो आपके सोलर सिस्टम से बाहर का होता है। यानी ये ऐसे मीटियोर्स होते हैं जो आपके सोलर 9th प्लैनेट से बाहर वो आते हैं, वो उस एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं। काउपर, उसको हम काउपर बेल्ट कहते हैं। आप कहेंगे सर काउपर बेल्ट क्या होता है? काउपर बेल्ट होता है, हम सभी जानते हैं हमारा लास्ट प्लैनेट क्या है? प्लूटो। तो प्लूटो के उधर बहुत बड़ी चट्टानों की एक श्रृंखला है, और उस चट्टानों की श्रृंखला को हम लोग कूपर बेल्ट या काउपर बेल्ट कहते हैं। ठीक, तो उन्हीं में से गैसों के बने, आइस के बने कुछ ऐसे बड़े बड़े चट्टान हैं जो 125 साल में, 200 साल में या 2600 साल में एक बार हमारे अर्थ का चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर लगाते हैं तो आपके अर्थ के काफ़ी क्लोजर हो जाते हैं और फिर बहुत दूर हो जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? जैसे जैसे ये अर्थ के सन के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे सूरज की जो गर्मी है इनको मेल्ट करेगी, जिसकी वजह से इनके पीछे एक लंबी सी पूंछ देखने को मिलेगी, और इसी को हम लोग अपनी भाषा में पुच्छल तारा कहते हैं। और ये करीब 60 साल में, 80 साल में एक बार कोई ना कोई रिपीट होता है, जो काउपर बेल्ट से आते रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बने किसके होते हैं? ये आइस के बने होते हैं और गैस के बने होते हैं। आइस और गैस के बने होते हैं। तो जब, और ये सूरज के एक चक्कर लगा करके निकल, इनकी दूसरी पहचान क्या होती है? जब भी ये आते हैं तो किसी न किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को ये क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब चाहे तो मार्स का ऑर्बिट इंटरसेक्ट करेगा, अर्थ का ऑर्बिट से इंटरसेक्ट करेगा, मरकरी का कर सकता है, किसी का भी कर सकता है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉमेट्स। जैसे एक कॉमेट्स फेमस है हेली कॉमेट्स, जो करीब 80 साल में एक बार शायद आता है, या 80 या 126 साल में एक बार आता है। बुक देख लीजिएगा कि हेली कॉमेट्स कब आता है। तो ये हो गए कॉमेट्स। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन होगा, सर मीटियोर्स क्या होते हैं? देखिए, मीटियोर्स और कुछ नहीं होते हैं। जब ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ, हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इन्हीं में से कुछ एक एस्टेरॉयड एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। तो अगर किसी ने एक दूसरे को टक्कर मारा कि वो टक्कर इस ऑर्बिट्स को क्रॉस कर गया, तो वो किसी न किसी प्लैनेट्स के नज़दीक आ जाता है। तो मान लिया वो एस्टेरॉयड्स हमारे अर्थ के नज़दीक आ गया, और जब वो हमारे एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के नज़दीक आ करके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, तब वो हमको एक जलते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार के रूप में हमको दिखाई देता है, और हमको जैसा लगता है कोई एक जलती हुई चीज़ आकाश से बहुत तेज से जा करके गायब हो रही है। तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री होकर के एक शूटिंग स्टार का फॉर्म अटेन कर ले, तब हम उसको मीटियोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटियोर्स। मतलब वो दिखाई देगी और गायब हो जाएगी। लेकिन इसी में से एक दूसरा वर्ड आता है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होता है कि जब वो पत्थर शूटिंग स्टार बनकर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में गए, कभी कभी ये पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, भस्म नहीं हो पाते हैं, और वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के किसी न किसी हिस्से से टकरा जाते हैं। और जब टकरा जाते हैं तो वो चट्टान के भी टुकड़े हो सकते हैं, मेटल के भी टुकड़े हो सकते हैं। तो उन मेटल के उन टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? मीटियोराइट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी पिछले साल बरसात के महीने में बिहार के गोपालगंज इलाके में एक मीटियोराइट्स करीब 5 किलो का गिरा था, और वो Fe3O4 उसका यानी फेरिक ऑक्साइड का वो एक पत्थर था। और उसकी खासियत ये थी कि अगर उस पर आप किसी भी मेटल को लेके जाते तो वो मेटल को क्या करता था? अपने सरफेस से चिपका लेता था। तो उसको हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी उसको उस पत्थर को देखने तक गए थे, और फिर उसको हमारे ईश्वरों को क्या कर दिया गया? सुपुर्द कर दिया गया। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आज क्लियर किया एस्टेरॉयड्स, दूसरा मैंने आपको क्लियर किया कॉमेट्स, तीसरा मैंने आपको क्लियर किया मीटियोर, और चौथा मैंने आपको क्लियर किया मीटियोरॉइड्स। क्लियर है ना? मीटियोराइट्स जो अर्थ पे गिर जाता है, उल्टा है कि एक ही लाइन में, मीटियोराइट्स वो जो अर्थ पे गिर जाता है। मीटियोर्स का तो जो अर्थ पे गिरता नहीं बल्कि हवा में ही गायब हो जाता है शूटिंग स्टार के तौर पे। और कॉमेट्स वो होते हैं जो काउपर बेल्ट से चलते हैं और 100-200 साल में हमारे अर्थ का, हमारे सूरज का एक चक्कर लगा के चले जाते हैं। कॉमेट्स हमारे सन के चारों तरफ का चक्कर लगाता है। तो ये कॉमेट्स हो गए। और एस्टेरॉयड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है ये जानना होता है। देखिए, लाइट जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ चलने वाले ऑब्जेक्ट की अननोन ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। ये 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है।
तो अगर लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यूनिवर्स में 1 साल के लिए गति करती चली जाए, तो 1 साल के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दर से चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। यह मैंने लिखा हुआ है कि लाइट ट्रेवल द डिस्टेंस इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब जैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैंने लिख दिया लाइट ईयर इज इक्वल टू, पहले आप इस पर स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर इंटू सेकंड, यानी 1 ईयर को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? 24, यानी 365 गुणे 24 कर देंगे तो उतने घंटे हो जाएंगे। अब 1 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और उस 60 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इस प्रकार से हम 1 ईयर को जब हम टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइट की स्पीड। लाइट जो होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट 1 सेकंड के अंदर कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो हम लोग 3 लाख किलोमीटर को इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये कई खरब किलोमीटर के आसपास क्या होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। तो चूंकि हम यूनिवर्स में ऐसी जगहों पर हैं जहां पर हम दूरी, वहां पे अगर किलोमीटर में नापें तो वो कुछ हमारे और आपके लिए वो माइक्रोन के बराबर होगा, क्योंकि हम यूनिवर्स में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो बहुत एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से बहुत दूर दूर है। इस नाते उस दूरी को मेजर करने के लिए अब हम लोग लाइट ईयर्स की डिस्टेंस की खोज किए हुए हैं। आपको ये भी जानकर के होगा कि अब लोगों की रिसर्च इस बात पे है कि हम अपने स्पेस सैटेलाइट्स या फिर हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग भविष्य में आने वाले जो हम लोगों के स्पेस में ट्रेवल करने वाले जो स्पेस शिप होंगे, तो उनकी स्पीड को किस प्रकार से लाइट के बराबर की जाए, अब इस पर रिसर्च चल रहा है। तो चलिए इसके बारे में बाद में बात होगी। तो चलिए अब बात आते हैं अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का नाम क्यों लिया गया? एक्चुअल में अल्फा सेंचुरी का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि आपके नज़दीक के, यानी आपके सूरज के सबसे नज़दीक, यानी आपके अर्थ के सबसे नज़दीक का अगर कोई तारा है तो वो किसका नाम है? अल्फा सेंचुरी। वो आपके अर्थ से 4.3 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं गैलेक्सीज। अब कहेंगे सर गैलेक्सीज क्या होती हैं? देखिए गैलेक्सीज जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स आ जाएंगे, गैस डस्ट आ जाएगा, प्लैनेटरीज के सिस्टम आ जाएंगे, और वो सब कुछ उसको अपनी ग्रेविटी के अंदर बांध करके वो यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। जैसे हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। तो मिल्की वे में आपको क्या क्या मिल जाएगा? एक्चुअल में अगर आप मिल्की वे को आप देखें तो मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल है और इसी की ग्रेविटी, और ये इसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे डस्ट के पूंछ निकले हुए हैं इस तरह से, और ये इस तरह से ऐसे चक्कर लगाता हुआ पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है। तो अब इसके अंदर ये जो एक जो ऐसे निकले हुए एक्चुअल में क्या, ये सब गैस डस्ट और प्लैनेट और स्टार्स से बने हुए लाइंस हैं। जैसे अगर आप इस वक्त कहीं पर भी होंगे तो जब रात होगी तो आप देखेंगे रात को आपको आपके आकाश में एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है, और वो धुंधली पट्टी आपके इन्हीं गैलेक्सीज का है। हम अपने मिल्की वे के न्यूक्लियस से यानी सेंटर से इतनी दूरी पर प्रेजेंट हैं। हम लोग यहीं कहीं पर प्रेजेंट हैं जैसा कि दिखाया जाता है। तो ये गैलेक्सी हो गए। बने लिखा है ए लार्ज स्टार्स नेबुला। नेबुला किसको कहते हैं? क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस वेयर द स्टार्स आर बॉर्न एंड प्लैनेट्स आर बाउंडेड टुगेदर इनटू देयर ओन ग्रेविटी। जो इन प्लैनेट और इन स्टार्स को, जिसको ये अपनी ग्रेविटी में बांध के रखा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्स्टलेशंस। अब कहेंगे सर कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? एक्चुअल में जब आप स्टार्स की स्टडी करते हैं तो आप जब स्टार्स को देखते हैं तो कोई ना कोई स्टार्स, 3-4 स्टार या 5 स्टार या स्टार्स का एक ग्रुप मिल करके कोई ना कोई एक ऐसा शेप आ जाता है जो आपको वहाँ पर किसी न किसी ऑर्गेनिजम्स के होने या फिर किसी ऑर्गेनिज्म जैसा शेप होने पर आपको अपीयरेंस दिखाई देता है। तो स्टार्स के ऐसे समूह को या स्टार्स के ऐसे जोड़ तोड़ को जो आप इमेजिनरी लाइन से जोड़ करके एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। तो ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, द स्टार्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज ग्रुप एंड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल शेप एंड पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जब स्टार्स के ग्रुप मिलकर के एक रिकॉग्नाइजेबल आपको शेप दिखा देता है, तो आप उन्हीं तारों के पैटर्न को जोड़ते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं?
कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्स्टेलेशंस में पहला क्या होता है? तो सबसे पहला है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर क्या होता है? देखिए, उर्सा मेजर होता है कि जब गर्मी का सीजन आता है, जब आप जून जुलाई के सीजन आता है, तो जून जुलाई के सीजन में आप कौन सा स्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट, यानी आप अपने उत्तर दिशा की तरफ अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको 7 तारों का एक ऐसा समूह दिखाई देगा। इन 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। इसको मारीच, उसको अंगिरा, वशिष्ठ, अंगिरा, फिर उसके बाद पुलत्स्य, इस तरह से करके 7 ऋषियों के नाम हैं। तो इन्हीं को हम लोगों ने सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। और अगर आप सप्तऋषि तारामंडल अगर आप खोज पाते हैं तो आप देखेंगे जब ये ऐसा शेप दिखाई देगा तो इससे ठीक एग्जैक्ट कुछ दूरी पर आपको एक तारा ऐसा दिखाई देगा जो हमेशा फिक्स रहता है। और ये जो उर्सा मेजर है वो इन्हीं के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम जानते हैं? पोलैरिस या ध्रुव तारा कहते हैं, पोलैरिस। उसी तरह से एक उर्सा माइनर है। अब उर्सा माइनर क्या होता है कि जुलाई के महीने में ये जो सप्तऋषि तारामंडल की जो पूंछ है, जब वो इसके अपोजिट चली जाती है, यानी ये सिरा पलट करके उधर चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उर्सा माइनर कहते हैं। और फिर आपको एक ओरायन दिखाई देता है। ओरायन को हम लोगों ने काल पुरुष, अपने हिंदी साहित्य में उसको काल पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये जो है स्टार से एक ऐसा शेप पकड़ लेता है जैसे लगता है कोई हंटर्स, शिकारी शिकार करने जा रहा हो, इस तरह से उसको काल पुरुष कहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये उसका एक प्रोमिनेंट सर बन जाता है, ये इसके 2 हाथ बन जाते हैं जो भाला वगैरह लिया है, और दूसरा जो होता है अपने हाथ में कोई धनुष लिया जाता है, और इसकी कमर में एक तलवार भी लटकी होती है। तो ये आपको साउदर्न हेमिस्फीयर के अपर पार्ट में आपको दिखाई देगा। तो बच्चों, इस तरह से तारों के कई शेप, जैसे आपने देखा होगा हमारे जो 12 राशियां बनाई गई हैं, उन 12 राशियां एक्चुअल में उन्हीं तारामंडल के अलग अलग शेप को जोड़ जोड़ करके बनाया गया, और उन्हीं को हम लोग 12 राशियां कहते हैं। तो उसमें आपको वृश्चिक राशि दिख जाएगा, तुला राशि दिख जाएगा, मिथुन राशि दिख जाएगा, कर्क, आपको सबको जिसी स्टार्स को जोड़ेंगे तब आपको सारे राशियों के 12 राशियां जो हमारे इस स्टार्स में दिखाई देती हैं वो बिकॉज ऑफ हमारे कॉन्स्टेलेशंस की वजह से ही दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। चलिए थोड़ा सा और आपकी जानकारी को इम्प्रूव किया जाए। सबसे पहली बात यह कि दुनिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट सबसे पहले किस देश ने बनाया? तो उसका नाम था रसिया, और उसने जो सैटेलाइट बनाया था उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट। और फिर उसके बाद सैटेलाइट्स में फिर बाढ़ आ गए, फिर अमेरिका ने बनाया, फिर दुनिया बने। लेकिन उसके बाद भारत ने 1959 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जब उसके पास कुछ भी नहीं था, और उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके आर्यभट्ट को एक सक्सेसफुल उनके ऑर्बिट्स में क्या कर दिया था? प्रोजेक्ट कर दिया था। उसके बाद भारत के बहुत सारे आर्यभट्ट एक साथ प्रोजेक्ट हो गए। जैसे आपने देखा होगा भारत का सबसे लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV से ये एजुसैट, कार्डोसैट, इनसैट, बहुत सारे सैटेलाइट भेजा गया। तो ये सैटेलाइट, अब तो भारत सैटेलाइट के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहा है। एक साथ 200, 300 सैटेलाइट एक साथ, वो सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अगर कोई प्रोजेक्ट करता है तो वो इंडिया कर रहा है। उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का काम क्या होता है? देखिए, सैटेलाइट की कितने काम, मल्टीपल्स काम है। सैटेलाइट भेजे ही इसी नाते जाते हैं। सबसे पहले इसका काम है वेदर फोरकास्ट। हम आसमान से, मतलब हमारे अर्थ की ग्रेविटी से यानी बहुत दूर, जब केवल हम वहाँ पे बादलों को दूर से देख सकते हैं, तो हम उन बादलों से बारिश के अनुमान लगाते हैं, बाढ़ के अनुमान लगाते हैं, इवन हम लोग दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स के भी अनुमान लगा सकते हैं, वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। दूसरा है टेलीविज़न एंड मोबाइल ट्रांस सिग्नलिंग। आपने देखा होगा आपके जो हाथ में मोबाइल है या फिर जो मेरा स्मार्टफोन ये जो आपको मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, ये सब कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं? सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि हम जानते हैं हमारे ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिशियल सब्सटेंस हमारे अर्थ के कई कोर में दबे हुए हैं। तो इन सबको
मेज़र करने का काम सैटेलाइट आसमान से ही कर लेते हैं। वो बता देते हैं कि यहाँ पे मिनरल्स है ये, या बता देते हैं यहाँ पर गैस है, तो इसी को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। उसके बाद टेलीस्कोपी। आप लोगों को पता है दुनिया का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया वो हब्बल टेलीस्कोप है, और वो स्पेस में है। ये हम लोगों के पास यूनिवर्स के बारे में जो कुछ भी अच्छी जानकारी है वो उस हब्बल टेलीस्कोप की वजह से है। और हब्बल टेलीस्कोप के बाद दूसरा जो टेलीस्कोप बनाया गया तो चंद्र बनाया गया था, और वो चंद्र भी वो यही काम कर रहा है। उसके बाद नेविगेशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के सभी मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, जहाँ पर आपको गली रूट्स के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। एक्चुअल में ये भी कैसे पता चलता है? सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है। तो बच्चों यही रहा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। और आपकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।